तो गाइस, कहानी है तकुडो नाम के एक लड़के की, जिसे कैसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। बेसिकली एक टर्मिनल इलनेस। तो जब उसकी मौत होती है, वो सीधा अपने फेवरेट गेम की दुनिया में अपने फेवरेट कैरेक्टर के साथ रीबॉर्न हो जाता है। अब दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि गेम की तरह ही अपना एक पूरा किंगडम खड़ा करेंगे। उन्हें ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि तकुडो असल में उस मिस्टीरियस डिस्ट्रॉयर किंग के रूप में पैदा हुआ है, जिसका काम है पूरी दुनिया को तबाह करके उसे फिर से एक नया जन्म देना। तकुडो अपनी असली जिंदगी में ज्यादातर टाइम एक सिविलाइजेशन बिल्डिंग गेम इटर्नल नेशंस खेलता रहता था। तो एक दिन क्या होता है, तकुडो अपने सारे काम निपटाकर जैसे ही गेम खेलने बैठता है, अचानक ही वो इस दुनिया से चला जाता है। उसे बस ऐसा फील होता है जैसे वो किसी गहरे अंधेरे में डूबता जा रहा हो। और फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो सीन पूरा पलट चुका था। वो खुद को एक पत्थर के बने थ्रोन पर बैठा हुआ पाता है, और वो भी एक घने जंगल के बीच में। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उसके सामने एक जानी पहचानी सी शक्ल आती है। तकुडो उस औरत को फौरन पहचान जाता है। वो थी अटू, द विच ऑफ स्लाइम। हाँ, वही अटू, उसके फेवरेट गेम इटर्नल नेशंस की उसकी ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर। ये सब देखते ही उसके दिमाग में वो सारी यादें फ्लैश करती हैं कि कैसे उसने इटर्नल नेशंस खेलने का डिसीजन लिया था। तो गेम में उसने सबसे डिफिकल्ट लेवल चूज किया था और अपनी शुरुआत की थी माइनोग्रा किंगडम के खंडहरों से, जो कि एक इविल किंगडम माना जाता था। खुशकिस्मती से उसके साथ अटू भी थी। अटू शुरुआत में तो काफी वीक थी, लेकिन उसकी पावर ये थी कि वो जिस भी दुश्मन को हराती थी, उसकी सारी ताकत अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती थी, और ऐसे ही गेम के एंड तक आते आते वो सबसे पावरफुल बन जाती थी। अब यहाँ अटू तकुडो को माई किंग यानी अपना राजा बुलाती है। तकुडो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि भाई ये कोई रोल प्ले चल रहा है क्या, जिसमें मुझे बस साथ देना है। लेकिन अटू उससे कहती है कि उसे इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही सब कुछ जानती है। शॉकिंगली उसे तकुडो का नाम तक पता होता है। इतना ही नहीं, अटू ये तक जानती है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी वो एक टॉप टियर प्रो प्लेयर था, जिसने गेम को नाइटमेयर डिफिकल्टी पर, वो भी सबसे मुश्किल सिविलाइजेशन के साथ बीट किया था। तकुडो का तो दिमाग ही हिल जाता है ये सुनकर कि अटो को ये तक पता है कि वो एक प्लेयर था और वो खुद बस एक गेम का कैरेक्टर। और अटो उससे कहती है कि उसे उनके सारे गेम्स याद हैं, उसका प्ले स्टाइल, स्क्रीन के उस पार से कही गई हर बात और हर वो कमांड जो उसने अटो का नाम लेकर दी थी, उसे सब कुछ याद है। ये रियलाइज करके तकुडो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सोचो, वो अपने फेवरेट कैरेक्टर से फेस टू फेस बात कर सकता है, लेकिन अटो उससे बताती है कि वो तो उससे भी कहीं ज्यादा खुश है। तब तकुडो उससे पूछता है कि क्या ये हेवन है और क्या तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। लेकिन अटू कहती है कि नहीं, उसे भी यहाँ पर समन किया गया है, बिल्कुल उसकी तरह। और जहाँ तक इस जगह की बात है, उसे लगता है कि ये बिल्कुल इटर्नल नेशंस की दुनिया जैसी ही है। इतना बोलकर वो जल्दी से तकुडो के सामने घुटनों पर बैठ जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि जब तक वो दोनों साथ हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जगह आखिर है क्या। वो कहती है कि उन्हें फिर से टीम अप करना चाहिए और कुछ बनाना चाहिए, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो सिर्फ हम दोनों के लिए हो। तकुडो बेचारे के पास तो कुछ कहने के लिए लफ्ज ही नहीं बचते। जैसे ही अटो उसे उसके थ्रोन से नीचे उतारती है, वो कहती है कि हमने गेम में पता नहीं कितनी बार दुनिया जीती है, इसी एक नई शुरुआत का मौका समझना चाहिए। तकुडो को ये बात दिल से अच्छी लगती है। वो अटो से कहता है कि वो उसकी सेवा करे ताकि वो मिलकर एक बेहतरीन सिविलाइजेशन बना सके, और अटो क्या, वो तो खुशी खुशी मान जाती है। लेकिन अगले ही पल दोनों उस अजीब से थोड़े ऑकवर्ड मोमेंट पर काफी एम्बैरस हो जाते हैं। तो इस ऑकवर्ड मोमेंट के बाद दोनों सीधा स्ट्रेटजी मोड में आ जाते हैं। तकुडो अटू से कहता है कि उसे अच्छे से पता है कि माइनोग्रा में सबसे पहला मूव क्या होना चाहिए। अटू भी इस पर अग्री करती है और कंफर्म करती है कि वो शटन बन जाएंगे, बेसिकली अपनी मौजूदगी को पूरी दुनिया से बिल्कुल हाइड कर लेंगे। इसके बाद तकुडो अपनी एक इमरजेंसी स्किल का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा इंसेक्ट समन करता है, जो आसपास के एरिया की जासूसी करेगा, यानी स्काउटिंग। तकुडो और अटो इस बात पर डिस्कस करते हैं कि अर्ली गेम में अपनी प्रेजेंस को पूरी तरह से हाइड करना उनके मेन रूल्स में से एक है, और इस काम के लिए ऐसे स्काउट्स इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत मदद करते हैं, वो भी बिना खुद को रिवील किए। तो टकुडो ने उस इंसेक्ट को ऑर्डर दिया कि जाओ और आसपास की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, और वो कीड़ा फौरन अपने मिशन पर निकल पड़ता है। ये देखकर अटो काफी हैरान थी, उसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि इस नई और अनजान दुनिया में चीजें इतनी स्मूथली हो जाएंगी। तब टकुडो से बताता है कि वो उस इंसेक्ट की आंखों से सब कुछ देख सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गेम में होता था। फिर उसने बताया कि उसने अपनी आधी माना पावर उस एक स्काउट को बनाने में ही लगा दी। अब उसके पास जो बेस्ट ऑप्शन बचा है वो ये है कि वो उन दोनों की एक स्टार्टिंग सेटलमेंट यानी एक छोटी सी बस्ती बनाए। वो मन ही मन सोचता है काश थोड़ी और माना होती।
वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक वॉरियर बनाने की कोशिश भी करता है, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है। ये सुनकर अटू थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि वो अभी इतनी कमजोर है कि खुद की प्रोटेक्शन नहीं कर सकती। टकूडो की तो बात ही छोड़ो। खैर, टकूडो उस इंसेक्ट की आंखों से एरिया को स्कैन करता रहता है और कहता है कि यहाँ तो दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल है। अटू फिर से थोड़ी डाउन हो जाती है कि वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर पा रही, लेकिन टकूडो कहता है कि उसके लिए सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही काफी है। ये सुनकर अटू बहुत खुश हो जाती है। तो उस इंसेक्ट के सामने आते हैं गरीब और थके हारे डार्क एल्व्स का एक ग्रुप। अतु ये देखते ही कहती है कि ये तो उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि डार्क एल्व्स ना गुड है ना इविल। हाँ, माना कि वो सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं और उनका किंगडम भी अपने बने हुए कायदे फॉलो करते हैं जो हमेशा सिर्फ उनके लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन ये खबर टकूडो को टेंशन दे देती है। वो सोचने लगता है, क्या ये सच में इटर्नल नेशंस की ही दुनिया है? उसके दिमाग में आता है कि अगर कोई और सिविलाइजेशन इतने पास है तो उसका किंगडम तो अभी शुरू होने से पहले ही तबाह हो जाएगा। लेकिन अतु उसे शांत करते हुए कहती है कि अगर वो किसी भी तरह के खतरे में आए तो वो दोनों एक साथ भाग जाएंगे। टकूडो कहता है कि वो बिल्कुल सही कह रही है और वो डिसाइड करता है कि अभी के लिए वो सिर्फ डार्क एल्व्स पर नजर रखेगा और एरिया की स्काउटिंग कंटिन्यू करेगा। लेकिन अभी वो दोनों अपने उसी थोड़े ऑकवर्ड सेलिब्रेशन वाले मोमेंट में ही थे कि अचानक वही डार्क एल्व्स का ग्रुप उनके सामने आ जाता है। और डार्क एल्व्स उन्हें देखकर जितने हैरान थे उतने ही हैरान टकूडो और अतो उन्हें देखकर थे। अतो फौरन प्रोटेक्टिव मोड में आ जाती है और डिसाइड कर लेती है कि अगर उसके मास्टर को जरा सा भी खतरा हुआ तो वो अपनी जान की बाजी लगा देगी। और फिर पता चलता है कि उन डार्क एल्व्स का लीडर, जिसका नाम जिया है, वो बेचारी यहाँ खाने की तलाश में एक मिशन पर निकला था। तो जिया के लोग इतने ज्यादा थके हुए और भूखे थे कि उनसे हिला टक नहीं जा रहा था। उसका जो असिस्टेंट था वो उसे वार्न कर रहा था कि उन्हें इस जंगल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुरानी कहानियों के हिसाब से यहाँ कुछ बहुत ही बुराई वाली चीज कैद है। लेकिन जिया कहता है कि वो सिर्फ इस वजह से पीछे नहीं हट सकता क्योंकि उसके लोगों को उसकी जरूरत है। और तभी अचानक उसकी मुलाकात हो जाती है अतो और टकूडो से, जो उसे देखने में एकदम इविल इनकारनेट यानी बुराई के अवतार जैसे लगते हैं। वो डर के मारे एकदम जम सा जाता है, स्टैचू बन जाता है, क्योंकि टकूडो की जगह उसे बस एक काली परछाई दिखती है। और अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि इस जगह के बारे में जो भी डरावनी कहानियां हैं वो झूठी नहीं है। उसे फील होता है कि यहाँ एक भी गलत मूव और उसका पूरा ट्राइब खत्म हो सकता है। इसीलिए वो फौरन टकूडो के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। उसके साथी भी सेम चीज करते हैं। फिर जिया टकूडो से माफी मांगता है कि वो बिना परमिशन के उसकी टेरिटरी में घुस आए हैं। तभी अचानक अतो का पूरा गैंगस्टर मोड ऑन हो जाता है और वो कहती है, अच्छा है इन लोगों को अपनी जगह पता है। वो जिया से पूछती है कि डार्क एल्व्स यहाँ क्यों आए हैं, तो जिया अपनी सिंपैथी पाने के लिए पूरी सॉब स्टोरी सुनाने लगता है। लेकिन अतो बोर होने लगती है और उसे सीधा पॉइंट पर आने को कहती है, जिससे बेचारा जिया डर जाता है। वो फौरन बताता है कि उसके ट्राइब को काउंसिल ने निकाल दिया है और अभी भी वो ऑपरेशन झेल रहे हैं। अचानक टकूडो उससे पूछता है, तो तुम लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा? ये सुनते ही जिया बेचारा घबराकर एकदम चुप हो जाता है। लेकिन जब अतो उसे कहती है कि इनके सवाल का जवाब दो, तब वो समझाता है कि उनके ट्राइब को गलत सजा दी गई थी और सेफ रहने के लिए उन्हें इन कर्स लैंड्स यानी शापित इलाकों में आना पड़ा। हालांकि उनका खाना एक हफ्ते पहले ही खत्म हो चुका है और अब उनके लोग भूखे हैं क्योंकि वो नया खाना नहीं जुटा पा रहे हैं। यहाँ खाने के लिए कुछ भी ढूंढना बहुत मुश्किल था। जिया सोच ही रहा था कि उनका ट्राइब कितनी मुश्किलों से गुजरा है, जबकि वो लोग तो बस शांति से जीना चाहते थे। वो डर रहा था कि क्या टकूडो भी उनके साथ बेरहमी से पेश आएगा, लेकिन उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता जब टकूडो उसकी तरफ कुछ एप्पल्स फेंकता है और कहता है, ये चखो, ये बहुत टेस्टी है। जिया ने अपनी लाइफ में कभी एप्पल्स देखे ही नहीं थे, इसीलिए वो इनको लेकर थोड़ा सस्पिशियस था। लेकिन उसके साथी उसकी तरह पेशेंट नहीं थे। वो लोग फौरन एप्पल्स खाने लगते हैं और बताते हैं कि ये कितने ज्यादा मीठे हैं। तभी अचानक टकूडो कुछ पेयर्स भी क्रिएट कर देता है और जिया तो पूरी तरह से हैरान रह जाती है। अतो उससे पूछती है कि वो उस फल को क्यों नहीं खा रही जो उसके मास्टर ने इतने प्यार से दिया है। तब वो डार्क एल्फ फौरन टकूडो के सामने झुक जाती है और कहती है कि उसके ट्राइब में और भी लोग हैं जो भूखे हैं और वो खास करके बच्चों को खुद से पहले खिलाना चाहती है। ये सुनकर टकूडो को उस पर दया आ जाती है और फिर वो ढेर सारा खाना समन करने लगता है, जिससे अतो डर जाती है और जिया तो बस हैरान होकर देखती रह जाती है। उसके जैसे डार्क एल्फ ने हमेशा भेदभाव ही झेला है, क्योंकि लोग मानते हैं कि वो अंधेरे यानी डार्कनेस से जुड़े हुए हैं। उनका साथ देने वाला कभी कोई नहीं था और ना ही किसी ने उनकी मदद करने की कोशिश की थी। अब वो टकूडो से पूछता है कि आप आखिर हैं कौन, लेकिन टकूडो बस इतना कहता है कि ये खाना अपने लोगों तक पहुंचा दो। जिया और उसके फॉलोअर्स जल्दी से खाना लेकर अपने कैंप लौट जाते हैं और फाइनली सभी भूखे लोग पेट भरकर खाना खाते हैं। लेकिन जिया साफ मना कर देता है कि ये बात किसी को ना बताई जाए कि उन्हें ये खाना आखिर मिला कैसे। रात में जब जिया अकेले कैंप के पास बैठा होता है तभी ट्राइब का एल्डर वहाँ आता है।
वो कहता है कि जो फल जिया पहले लाया था वैसे फल उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे और वो किसी भी दूसरे फल से कहीं ज्यादा टेस्टी थे। वो जिया से पूछता है कि उसने ये फल आखिर लाए कहाँ से। इस पर जिया उस बुजुर्ग को उस डिवाइन ईविल से हुई मुलाकात के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुनते ही उस एल्डर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिया ने उस किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी विनाश के राजा से मुलाकात की है, जिसका जिक्र पुरानी ग्रंथों में मिलता है। वो बताता है कि उन किताबों के मुताबिक जब ये दुनिया बहुत ज्यादा भर जाएगी तो विनाश का राजा आएगा और पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, ताकि एक नई शुरुआत हो सके। जिया को भी लगता है कि टकुडो विनाश के राजा की डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल मैच करता है, लेकिन सच कहूँ तो उसे टकुडो की एक भी बात समझ में नहीं आई थी। वो तो बस अतो के बिहेवियर से मिल रहे इशारों पर ही एक्ट कर रहा था। खैर, जो एल्डर थे वो अभी भी इस बात पर पूरी तरह से कन्विंस नहीं थे, तो उन्होंने जिया से पूछा कि क्या उसने खाने के बदले टकुडो को कुछ दिया था। जिया ने साफ कहा कि उसने कुछ भी नहीं दिया था। इस पर वो बुजुर्ग बोले कि कोई भी बुरा जीव बिना मतलब के किसी पर दया नहीं करता, लेकिन जिया का मानना था कि टकुडो एक काइंड बीइंग है, एक दयालु प्राणी है जिसने उसके लोगों की तकलीफ देखकर रहम किया, और यही बात उसे गुस्सा दिलाती है। तो वो बुजुर्ग जिया से पूछते हैं कि वो इतनी इज्जत के साथ एक बुरे प्राणी की कैसे बात कर सकता है, लेकिन थोड़ी बहस के बाद उन्हें समझ आ जाता है कि जिया ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और अपने लोगों के लिए खाना अरेंज कर लिया। इसके बाद वो एल्डर मोल्टार अनाउंस करते हैं कि वो सबसे सीनियर डार्क एल्फ होने के नाते उस डार्क किंग से खुद जाकर बात करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि इससे उनका ट्राइब वो पीसफुल लाइफ पा सकेगा जिसका वो हमेशा से सपना देखते आए हैं। वहीं दूसरी तरफ अतो टकुडो को डांट रही होती है कि जब उसके पास पहले ही माना कम थी तो उसने एल्व्स के लिए खाना बनाने में अपनी माना क्यों वेस्ट की। लेकिन जैसे ही टकुडो उससे कहता है कि वो नाराज ना हो कि उसे अटो की जरूरत है, तो वो फिर से अजीब सा थोड़ा फ्लस्टर्ड होकर बिहेव करने लगती है। तो अगले दिन जिया फिर से टकुडो से मिलने की तैयारी करता है। इस बार सीनियर मोल्टार उससे पूछते हैं कि क्या वो किंग का सामना करने के लिए रेडी है। उनका मानना है कि जब उन्होंने पहले ही उस डार्क किंग से दया ले ली है तो अब उन्हें उसकी कोई भी डिमांड पूरी करने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे कीमत कुछ भी हो। जिया इससे अग्री नहीं करता और कहता है कि टकुडो ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मोल्टार जवाब देते हैं कि इविल बीइंग्स का यही नेचर होता है कि वो अपने अच्छे कामों के बदले में कुछ न कुछ कॉम्पेंसेशन जरूर मांगते हैं। हालांकि वो दोनों ये मानते हैं कि उन्हें बचने के लिए टकुडो पर ही डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं और उनके लिए सेफ जगह नहीं है। दोनों मिलकर टकुडो के पास जाने का फैसला करते हैं, ये जाने बिना कि उनका इंसेक्ट स्काउट उन्हें पूरे टाइम से देख रहा था। जैसे ही टकुडो को पता चलता है वो फौरन उस स्काउट को रिपोर्ट करने के लिए वापस बुलाता है। जब उसे पता चलता है कि एल्व्स आ रहे हैं तो वो बस यही चाहता है कि वो लोग कल का बचा हुआ खाना लें और शांति से चले जाएं। वो एकदम से पैनिक करने लगता है और कहता है कि वो लोगों से बात करते टाइम बहुत नर्वस हो जाता है, इसलिए ठीक से बोल नहीं पाता। तो उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो इन डार्क एल्व्स से आखिर बात कर पाएगा भी या नहीं। इस पर अतो उससे कहती है कि इससे डार्क एल्व्स को ये भी पता चल जाएगा कि उसका किंग उनके जैसे मामूली लोगों से डायरेक्ट बात तक नहीं करता। थोड़ी देर बाद मोल्टार और जिया वहां पहुंच जाते हैं। वो बुजुर्ग एल्फ मोल्टार टकुडो का स्वागत करता है, बिल्कुल ऐसी फॉर्मल तारीफ के साथ जो सुनने में सीधा चैट जीपीटी से लिखवाई हुई लगती है, और फिर वो अपने लोगों को खाना देने के लिए शुक्रिया अदा करता है। फिर वो पूछता है कि क्या वो उस महान इंसान का नाम जान सकता है जिसने उनकी मदद की। टकुडो की परमिशन मिलने के बाद अतो आगे बढ़ती है और उसका नाम बताती है। वो डिक्लेयर करती है कि वो है टकुडो, द किंग ऑफ रूइन। तो दोनों डार्क एल्व्स डर के मारे एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं। उनकी आशंकाएं सच हो गई थी। इसके बाद अतो उनसे कहती है कि ये खाना ले जाओ और यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। लेकिन मोल्टार कहता है कि वो टकुडो की इस मेहरबानी का बदला चुकाना चाहता है। वो पूछता है, हम इसके बदले में क्या दे सकते हैं। अतो बस इतना कहती है कि उनके पास ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती जो उसके किंग को खुश कर सके, इसलिए कोशिश करना भी बेकार है। फिर वो उन एल्व्स से पूछती है कि क्या उनके पास सच में ऐसी कोई चीज है जिसे वो अनमोल या कीमती मानते हो। और मोल्टार वो एकदम से हिचकिचा रहा था, क्योंकि उनके पास अब सच में ऐसी कोई कीमती चीज बची ही नहीं थी। अतो उसे ऐसे हिलते हुए देखती है और गुस्से से घूरकर पूछती है, तुम क्या कोई साजिश रच रहे हो। बेचारा मोल्टार घबरा जाता है और टकुडो को समझ आ जाता है कि ये पूरी नेगोशिएशन बहुत ही खराब जा रही है। अब वो अचानक अतो को टेलीपैथिकली कॉल करता है अपने प्लान पर बात करने के लिए। ये देखकर अतो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि टकुडो फिर से नरम पड़ने की सोच रहा है। वो कहती है कि ये दोनों बेकार लोग तो ठीक से बात करना तक नहीं जानते, और इस रफ्तार से तो ये बस उसके रास्ते में आएंगे। वो टेलीपैथिकली कहती है, सबको मार डालो और इनके सर काट कर इनके ठिकाने के चारों तरफ खंभों पर लगा दो।
लेकिन तकूडो उसे फौरन रोकता है और कहता है कि वो ऑस्ट्रिया का पेंटर बनने की जरूरत नहीं है। वो समझाता है कि एल्व्स बस शांति से रहना चाहते हैं और इसी वजह से वो एहसानमंद है। तकूडो सजेस्ट करता है कि खाना मुफ्त में देने के बजाय उन्हें ऐसे तरीके से पेमेंट करने को कहो जो वो अफोर्ड कर सके। इससे एल्व्स के साथ उनके रिश्ते भी अच्छे बने रहेंगे। अतो इस बात से अग्री कर जाती है। फिर वो एल्व्स को बताती है कि उसके किंग ने उनके ऑफरिंग यानी भेंट स्वीकार करने का फैसला किया है। मोल्टार के चेहरे पर राहत देखकर तकूडो और अतो दोनों समझ जाते हैं कि वो बेचारा इतना घबराया हुआ था क्योंकि उसने तकूडो को एक टिपिकल ईविल बीइंग समझ लिया था। अतो उसे डांटती है, फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाती है कि खाने के बदले आखिर मांगना क्या चाहिए। तभी अचानक तकूडो को एक आइडिया आता है। वो अतो को टेलीपैथिकली कहता है कि एल्व्स से बाहर की दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन मांगो। मोल्टार ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कसम खाता है कि वो तकूडो को बाहर की दुनिया में उसने जो कुछ भी देखा और सुना है सब कुछ डिटेल में बताएगा। इसके बाद अतो कहती है, ठीक है, जब तुम ये सब कर लो तो तुम्हारा अगला काम होगा अपनी ट्राइब के साथ फौरन इस जंगल को छोड़ दो। ये सुनकर जिया और मोल्टार दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि वो तकूडो की रहम पर इसी जंगल में रहना चाहते हैं, लेकिन अतो उनसे कहती है कि अगर जिंदा रहना है तो लालची बनना बंद करो। जिया बहस करने की कोशिश करता है, लेकिन मोल्टार उसे चुप करा देता है और कहता है कि किंग के ऑर्डर्स को फॉलो करना जरूरी है। वो लोग जाने लगते हैं। अब तकूडो को उन्हें ऐसे निकालने पर थोड़ा बुरा लगता है, थोड़ा रिग्रेट होता है। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो मोल्टार और जिया से कहता है कि तुम लोग मेरे नागरिक बन जाओ। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन उतना नहीं जितनी अतो होती है। तो अतो उससे पूछती है, भाई ये तुम आखिर कर क्या रहे हो? वो उसे गेम के रेफ्यूजी सिस्टम के बारे में बताता है जो हमें अलग अलग स्पीशीज को अपने सिटीजन्स बनाने की परमिशन देता है। क्योंकि डार्क एल्व्स एक न्यूट्रल स्पीशीज हैं, इसलिए वो हमारे इविल किंगडम के वाइब के साथ आसानी से फिट इन हो जाएंगे और फिर वो किंगडम में रहने वाली बाकी स्पीशीज के साथ मिलजुल कर रह सकेंगे। लेकिन अतो अभी भी आश्वस्त नहीं है। उसे डाउट है क्योंकि इविल अलाइनमेंट वाली स्पीशीज के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं। लेकिन तकूडो उसे याद दिलाता है कि हमारी जो मेन स्पीशीज है वो है होमनक्यूली। ये अजीब टूटे फूटे इंसानों जैसी दिखने वाले जीव, इनके साथ तो वो पूरा टाइम बिता ही नहीं सकते। जैसे ही होमनक्यूली की ये डरावनी तस्वीर अतो के दिमाग में आती है, वो फौरन तकूडो की बात से अग्री कर जाती है। वो दोनों एल्व्स की तरफ मुड़कर बताती है कि तकूडो यहाँ जल्द ही एक किंगडम बनाने वाला है और अगर वो उसकी सेवा करने का वादा करें तो वो उन्हें अपने नागरिक बनने का मौका देगा। मोल्टार ये सुनकर हैरान रह जाता है और अतो से पूछता है कि अगर वो उसकी सिटीजनशिप चूज करते हैं तो क्या होगा। इस पर अतो साफ कर देती है कि हम बुरे जीव हैं, लेकिन बुरा बनने में उतना ही मजा है जितना तुम लोग सोचते हो। इसके थोड़ी देर बाद तकूडो और अतो डार्क एल्व्स के कैंप की तरफ चलते हैं, जहां हर कोई उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। सभी उनसे डरे हुए हैं और कुछ कमजोर दिल वाले लोग तो उन्हें देखते ही बेहोश हो जाते हैं। तकूडो अपने थ्रोन पर बैठता है, अतो उसके साथ खड़ी होती है। अतो डार्क एल्व्स से कहती है कि अब वो उनके किंगडम के नागरिक बनने जा रहे हैं। लेकिन अतो, जिसे यहाँ गलती से मिनेरा लिखा गया है, तकूडो से आखिरी बार टेलीपैथिकली पूछती है, क्या तुम इसमें पूरी तरह श्योर हो? और जैसे ही वो जवाब देता है, तकूडो की इजाजत मिलते ही सारे एल्व्स को उसके किंगडम में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अतो उन्हें बधाई देती है और कहती है कि अब उनकी जिंदगी और सुरक्षा उनके नए राजा की जिम्मेदारी है। जिया सोचता है, क्या बस इतना ही? मुझे तो कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा। उसे लगा था कि वो एक ईवल प्राणी बन जाएगा। अचानक उसे अपने शब्दों पर पछतावा होता है जब उसके अंदर और बाकी सभी एल्व्स के अंदर एक तीव्र नफरत जाग उठती है। उन्हें वो सभी लोग याद आने लगते हैं जिन्होंने उन्हें दुख दिया था और सताया था। उनके दिल बदला लेने की आग से भर जाते हैं और ये असर उनके साथ मौजूद 2 नॉर्मल एल्व्स पर भी होता है। उनकी चिंता करते हुए टकूडो सबकी तकलीफ देखकर पूछता है, तुम लोग ठीक तो हो? ये सुनते ही जिया भावुक होकर रोने लगता है, इस बात से कि अब कोई है जो उनकी और उनके लोगों की परवाह करता है। सारे डार्क एल्व्स टकूडो की तारीफ करते हुए खुशी से रो रहे होते हैं और टकूडो बेचारा थोड़ा हैरान हो जाता है। कुछ दिन बाद टकूडो को मोल्टार से कॉन्टिनेंट का मैप मिलता है और जैसे ही वो उस मैप को देखता है वो थककर सो जाता है। आतो उससे पूछती है, क्या हुआ? तो वो कहता है, मैप देखो और समझो कि हमारी शुरुआत कितनी खराब जगह से हो रही है। वो लोग हैं एक ऐसे कॉन्टिनेंट पर जहाँ पे पहले से ही 2 बड़ी और ताकतवर सिविलाइजेशंस मौजूद है। उनमें से एक है पवित्र राज्य क्वालिया, जो इंसानों का देश है और ये लोग भगवान आर्लोस की पूजा करते हैं। ये लोग पूरी तरह से गुड अलाइनमेंट के हैं। दूसरी तरफ है एलनान, जो एक फेडरेशन ऑफ एलिमेंट्स है जहाँ नेचर की पूजा करने वाले एल्व्स रहते हैं और वो भी गुड अलाइनमेंट के हैं।
आतो घबरा जाती है जब उसे पता चलता है कि अगर ये दोनों सिविलाइजेशंस उनका किंगडम ढूंढ लेती हैं तो वो उन्हें जल्द से जल्द मिटा देंगी। वो और टकूडो दोनों एक साथ पैनिक में गिर पड़ते हैं, लेकिन फिर टकूडो शांत हो जाता है और कहता है जब तक जितना कम उनका पता चलेगा वो उतने ही मजबूत हो जाएंगे। वो कहता है कि गेम में उनकी जो मेन स्पीशीज थी होमुनक्यूलाई, वो बहुत ही बेवकूफ थी, इसलिए वो ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जब उनके पास डार्क एल्व्स आ गए हैं तो इस मामले में चीजें बेहतर होनी चाहिए। थोड़ी ही देर बाद डार्क एल्व्स उससे मिलने आते हैं। इस बार जिया अपने साथ अपनी असिस्टेंट एमिली को भी लाया है। वो टकूडो से कहता है कि एमिली बहुत ही होशियार नर्ड है जिसे दूसरे किंगडम्स के बारे में काफी जानकारी है, इसलिए वो उनकी तुलना में टकूडो की ज्यादा मदद करेगी। आतो उन्हें बताती है कि किंग इस बात से खुश है। उनकी मेहनत को देखकर आतो कहती है कि अब से वो लोग इम्पोर्टेंट काम संभालेंगे क्योंकि ये टकूडो की इच्छा है। सबसे पहले वो मोल्टार को किंगडम के अंदरूनी मामलों यानी इंटरनल अफेयर्स की देखभाल का काम देती है। वो कहती है कि उसे उससे बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि उसने सुना है कि मोल्टार जादू भी जानता है। फिर वो जिया को माइनोग्रा का मुख्य योद्धा यानी चीफ वॉरियर बनाती है। वो कहती है कि वो एक मजबूत सेना बनाए ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। सैनिकों की भर्ती का सारा काम आतो पूरी तरह से जिया को सौंप देती है और जिया जोश जोश में जोर से कहता है कि वो उनके सारे दुश्मनों को मार डालेगा और उनके सिरों को ट्रॉफी की तरह दिखाएगा। लेकिन टकूडो ये सुनकर पहले ही थोड़ा अजीब फील करने लगता है। वो कहता है कि युद्ध तो एकदम सैवेज यानी जंगली तरीका है। इस पर आतो जिया को समझाती है कि उनका राजा शांति पसंद करता है, इसलिए ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। ये बात बेचारे वॉरियर एल्फ जिया को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देती है। वो सोचता है ये क्या बात हुई, भला विनाश का राजा शांति कैसे पसंद कर सकता है। तभी मोल्टार जिया का मजाक उड़ाते हुए कहता है इसके पास दिमाग की जगह सिर्फ मसल्स हैं और उठकर कहता है कि वो जिया से ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। जिया इसे एक चैलेंज समझता है और कहता है टकूडो कहता है कि वो जवान और तगड़े हैं, इसलिए बिना आराम के ज्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन आतो ये नहीं समझती कि वो लोग तो बस बड़े बुरे डैडी यानी टकूडो का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उसे लगता है कि ये लोग काम के पागल हैं। वो टकूडो से पूछती है क्या उन्हें कोई मिशन देना चाहिए जैसे रिसोर्सेज इकट्ठा करना, तो टकूडो सजेस्ट करता है कि उन्हें इलाके को सुंदर बनाने और कुछ घर बनाने का आदेश देना चाहिए। आतो फौरन ये बात मोल्टार तक पहुंचाती है और कहती है कि घर बनाने के लिए जरूरी लकड़ी इकट्ठा करें लेकिन जंगल को ज्यादा नुकसान न पहुंचाएं। मोल्टार कहता है कि वो तुरंत काम शुरू कर देगा क्योंकि डार्क एल्व्स मूल रूप से जंगल में रहने वाले होते हैं। फिर टकूडो उनसे कहता है कि जो हिस्सा तुमने काटा है उसे फिर से जंगल बनाओ। ये सुनकर बेचारे एल्व्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये शब्द रीफॉरेस्टिंग कभी सुना ही नहीं था। टकूडो को समझ आता है कि उनकी सिविलाइजेशन इतनी डेवलप नहीं है कि वो इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो वो उनसे पूछता है कि क्या वो मिलिट्री मैजिक या 6 मुख्य तत्वों यानी 6 मेन एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। मोल्टार कहता है कि उसे सिर्फ 4 मुख्य तत्वों का पता है और एमिली कहती है कि उसने कभी किसी देश को मिलिट्री मैजिक इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। टकूडो और आतो को एहसास होता है कि ये दुनिया उनके सोचने से कहीं ज्यादा प्रिमिटिव है, लेकिन ये एक अच्छी बात है क्योंकि जैसे ही वो अपनी मैजिकल टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे वो जल्द ही दूसरे देशों को पीछे छोड़ सकते हैं। आतो फिर समझाती है कि रीफॉरेस्टिंग का मतलब है कटे हुए पेड़ों की जगह नए पेड़ लगाना। इस पर डार्क एल्व्स कहते हैं कि वो भी ऐसा करते हैं लेकिन उनके पास पेड़ों को जल्दी बढ़ाने के लिए जादू नहीं है। तब आतो बताती है कि रीफॉरेस्टिंग में 6 बड़े तत्वों यानी 6 ग्रेट एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके पेड़ों को जल्दी उगाया जाता है और फिर वो अचानक इसके लिए क्रेडिट लेती है कि ये खोज टकूडो ने की थी, भले ही ये पूरी बात झूठ हो। वो बार बार टकूडो को समझा रही थी कि उसी ने वो अनोखे फल बनाए थे जो उन्होंने पहले खाए थे और ग्रेप्स उसके सबसे फेवरेट हैं। एमिली भी आतो की बात से एग्री करती है और बोलती है कि उसने ग्रेप्स के बीज लगाए थे और कुछ पौधे पहले ही उगाए हैं। ये सुनकर टकूडो हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लगा था कि इस जगह पर कुछ भी उगाना नामुमकिन होगा, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि वो जादू से यहाँ अर्थ के फल बना सकता है। इसका मतलब है कि शायद वो और भी चीजें बना सकेगा। वो अपनी थियोरी को टेस्ट करने के लिए एक सिक्का बनाता है और समझ जाता है कि वो बारूद और दूसरी साइंस वाली चीजें भी बना सकता है। इस तरह वो अपनी सिविलाइजेशन को दूसरे किंगडम से कहीं ज्यादा जल्दी आगे बढ़ा सकता है। इसी बीच पवित्र राज्य क्वालिया में भी हालात गर्म होने लगे हैं। सेंट सेलिना अपने कुछ योद्धाओं के साथ बर्फ से ढकी पहाड़ियों की तरफ बढ़ रही है क्योंकि वहां के आसपास के गांव को कुछ राक्षस खतरा दे रहे हैं। जैसे ही वो गॉब्लिन्स को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखती है वो अपनी छड़ी उन्हें दिखाती है और उन्हें राख में बदल देती है अपनी पवित्र लाव सेक्रेड फ्लेम के साथ। पवित्र लाव उन राक्षसों को खत्म करने के बाद बादलों में समा जाती है और जैसे ही सूरज की रोशनी उस जली हुई जमीन पर पड़ती है वहां फूल खिलने लगते हैं। नाइट कैप्टन अपने लोगों से कहता है कि सेंट सेलिना की ताकत बुरे स्वभाव वाले राक्षसों को जला देती है और उनकी जगह फूलों का बिस्तर बना देती है और इसी वजह से उनके एल्फ्स के साथ दोस्ताना रिश्ते हैं। इसके बाद सेलिना कार्डिनल से कहती है कि उसे शाही घराने से कुछ सेवक चाहिए क्योंकि उसे हाल ही में एक भविष्यवाणी हुई है कि शापित जंगल कर्स्ड फॉरेस्ट में कुछ भयानक होने वाला है। कार्डिनल मना कर देता है। वो कहता है कि शापित जंगल कॉन्टिनेंट के सबसे दूर के छोर पर है और वहाँ पैलेडिन्स को भेजने के लिए उसे ऊपर वालों की मंजूरी चाहिए।
ये सुनकर सेलिना धमकी देती है कि अगर वो किसी को नहीं भेज सकता तो वो खुद वहां जाएगी, और भले ही कार्डिनल इसका विरोध करने की कोशिश करता है, आखिर में वो हार मान लेता है और वादा करता है कि वो जितने सैनिक खुद से इकट्ठा कर सकेगा उन्हें जरूर भेजेगा। इसी समय दूसरी तरफ तकूडो और आतू अपनी जमीन को डेवलप करने में लगे हुए हैं। वो शुरुआत करते हैं डार्क एल्व्स के लिए कुछ घर बनाने से। एक टेम्परेरी थ्रोन रूम भी बनाया जाता है। तकूडो के थ्रोन के चारों तरफ पहले ही जगह बन गई थी और वो अपने किंगडम के इंपॉर्टेंट सिटीजन्स के साथ मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए बेताब था। तभी मोल्टार, जिया और एमिली वहां पहुंचते हैं। आतू उन्हें बताता है कि उन्हें फौरन अपनी पहली काउंसिल मीटिंग शुरू करनी चाहिए, लेकिन मीटिंग से पहले एमिली के पास तकूडो के लिए एक तोहफा होता है, एक ऐसा पोशाक जो उसे बिल्कुल फैनबॉय जैसा दिखाता है। वो इस पोशाक को पाकर खुश होता है क्योंकि उसके कपड़े गंदे हो रहे थे और वो एल्व्स का शुक्रिया अदा करता है। हालांकि एल्व्स को उसमें कोई खास बदलाव नजर नहीं आता। उसकी दिखावट की बात छोड़ भी दे, लेकिन जब आतू कहती है कि तकूडो नए कपड़ों में बहुत बढ़िया लग रहा है तो वो उस पर भरोसा कर लेते हैं। ये मामला निमटने के बाद आतू काउंसिल मीटिंग शुरू करती है, लेकिन तकूडो बेचारा अपने नए लुक को देखकर इतना खुश हो रहा है कि वो ठीक से ध्यान ही नहीं दे पा रहा। तो आतू फैसला करती है कि वो उसके बिना ही मीटिंग चलाएगी और जब भी तकूडो की जरूरत पड़ेगी उससे सलाह ले लेगी। तकूडो को ये सुझाव बिल्कुल ठीक लगता है। जैसे ही मीटिंग शुरू होती है, मोल्टार आतू से पूछता है कि सबसे पहले किस तरह की इमारतें बनानी चाहिए। वो कहती है कि पहले खाने पीने की चीजें बनाने वाली फैक्ट्रियां शुरू करनी चाहिए और फिर वो एक डरावना सा पौधा निकालती है जो फिलहाल उनका मुख्य खाना होगा। एल्व्स उस पौधे को देखकर घबरा जाते हैं और आतू से पूछते हैं कि ये क्या है। वो बताती है कि ये एक मांस वाला पौधा है जो उनकी सिविलाइजेशन में अनोखा है। वो समझाती है कि ये पौधा ऐसा मांस देता है जो इंसानी मांस जैसा स्वादिष्ट होता है और काफी पोषण भी देता है। एल्व्स ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, हम इंसान नहीं खाते। लेकिन आतू उन्हें बताती है कि मांस वाला पौधा सिर्फ शुरुआती दौर है और जल्दी ही उनके पास दूसरी तरह के खाने के भी विकल्प आ जाएंगे। फिर वो कहती है कि खेती के साथ साथ उन्हें गोदाम और प्रबंधन के लिए शेड भी बनाना होगा और एमिली ने ये काम संभालने का फैसला किया है। इसके बाद आतू अपनी अगली योजना पर आती है, रिसर्च, क्योंकि उन्नत तकनीक हासिल करना उनके जैसे छोटे देशों के लिए बहुत जरूरी है। मोल्टार उससे पूछता है कि किस तरह की तकनीक पर ध्यान देना चाहिए, तो वो बताती है कि वो जादू की तकनीक पर रिसर्च करेंगे। तकूडो इस बात को लेकर बहुत उत्साहित है। ये सब देखकर मोल्टार कहता है कि एक जादूगर होने के नाते वो पूरी कोशिश करेगा कि तकूडो को प्रभावित कर सके। फिर वो आतू से पूछता है कि उसे किस तरह की जादुई तकनीक पर रिसर्च करनी चाहिए, तो आतू उसे सैन्य जादू के बारे में बताती है। वो समझाती है कि आम हमलावर जादू एक बार में सिर्फ कुछ लोगों को निशाना बना सकता है, लेकिन उन्नत सैन्य जादू पूरे शहरों को तबाह कर सकता है और यहाँ तक कि इलाके को भी अपनी मर्जी से बदल सकता है। आतू उसे कहती है कि जादू में माहिर एल्फ लोगों को इकट्ठा करे और तुरंत रिसर्च शुरू कर दे, और मोल्टार इस बात से बहुत उत्साहित है कि वो ऐसे जादुई मंत्र बनाएगा जो अभी भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगला आतू अपनी सैन्य प्लान की बात करती है और जिया उत्साहित हो जाता है क्योंकि अब उसकी बारी है। हालांकि तकूडो तुरंत उसे बताता है कि वो अभी सेना में ज्यादा निवेश नहीं करने वाले हैं। आतू कहती है कि सेना को बनाए रखना महंगा होता है और शांति के समय वो कोई फायदा नहीं पहुंचाती। जिया इस पर चाहता है कि उनके पास अभी राजा की रक्षा करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है, तो उन्हें अपनी सेना पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मोल्टार भी इससे मोल्टार बताता है कि उसके और जिया दोनों के सर पर डार्क एल्व्स के नेता होने के नाते इनाम रखा गया है, इसलिए उनके दुश्मन किंगडम पर हमला कर सकते हैं। तकूडो उनकी चिंता समझता है और उनके बचाव के लिए एक हीरो बनाने का फैसला करता है। अटो इस बात से सहमत होती है और कहती है कि हीरो बनाना महंगा होता है, लेकिन उन्हें कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए, इसलिए वो अभी की जरूरतों के लिए बिल्कुल सही हैं। एल्व्स को हीरो के बारे में कुछ पता नहीं होता। अटो उन्हें बताता है कि हीरो बेहद ताकतवर प्राणी होते हैं जो सीधे राजा के अधीन काम करते हैं। उन्हें बुलाने की कुछ शर्तें होती हैं। अलग अलग हीरो हैं, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि वो जल्द ही पहला हीरो बुला लेंगे और तकूडो इसके लिए बहुत उत्साहित है। वो सोचता है कि इस दुनिया में ज्यादातर चीजें करने के लिए माना चाहिए और एक राज्य केवल अपने लोगों से ही माना इकट्ठा कर सकता है। जितने खुश लोग होंगे उतनी ही ज्यादा माना इकट्ठा कर सकेंगे, और तकूडो ठान चुका है कि वो अपने राज्य को इस धरती का सबसे खुशहाल जगह बनाएगा। इसी बीच पवित्र राज्य क्वालिया में एक जूनियर पैलेडिन लोनियस को जांच टीम का हिस्सा बनने के लिए चुना गया है, जिसे शापित जंगल कर्स्ड फॉरेस्ट भेजा जाना है। शापित जंगल एक सीनियर पैलेडिन वर्टल भी उसके साथ है और उसका सबसे पसंदीदा टाइम पास है लोनियस को परेशान करना, जो बहुत सख्त और फॉर्मल है। वर्टल शिकायत करता है कि उन्हें बहुत ही छोटा जांच दल भेजा गया है जिसमें सिर्फ 2 पैलेडिन और कुछ भाड़े के सैनिक हैं। वो कहता है कि चर्च को सेंट सेलिना की भविष्यवाणी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लोनियस भी इससे सहमत है, लेकिन उसे पता है कि वो ऊपर वालों की सोच नहीं बदल सकते। उसे ये भी पता है कि अगर वो सफल हुए तो बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर वो असफल हुए तो सारी जिम्मेदारी उन पर आ जाएगी। दूसरी
तरफ माइनोग्रा में तकूडो अपनी सिविलाइजेशन की प्रगति देख रहा है। उसे नॉस्टैल्जिया हो रहा है क्योंकि उसने अब तक अपनी सिविलाइजेशन के शुरुआती दौर को हजारों बार स्क्रीन पर देखा है, लेकिन इस बार वो इसे करीब से देख रहा है। एमिली उसे घुमाती है और बताती है कि एल्व्स पेड़ों पर घर बनाने में माहिर हैं, लेकिन अभी घर बनाने की रफ्तार धीमी है क्योंकि वो मांस के पेड़ों पर ध्यान दे रहे हैं। मांस के पेड़ अच्छे से बढ़ रहे हैं और प्रबंधन और भंडारण भी ठीक चल रहा है। सुविधाएं भी बनाई गई हैं। एमिली कहती है कि उन्हें पास में एक ताज़ा पानी का झरना मिला है और वो देख रहे हैं कि क्या उससे पानी निकाला जा सकता है। जादू की रिसर्च की बात करें तो मोल्तार और दूसरे जादूगर नए बने रिसर्च बिल्डिंग में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तकूडो ये सब सुनकर खुश होता है और इससे भी ज्यादा खुश होता है जब उसे पता चलता है कि एल्व्स पानी के स्रोत खोजने जैसी पहल कर रहे हैं। उसे सच में खुशी होती है कि जो एल्व्स पहले यहाँ आए थे और थके हुए लग रहे थे, अब वो खुश दिखते हैं। जब वो ये बात एमिली को बताता है तो वो खुशी के आंसू बहाने लगती है। तकूडो के इस तरह टूटने से घबरा जाता है, लेकिन एमिली जल्दी ही शांत हो जाती है और फिर से टूर शुरू कर देती है। वो तकूडो और अटो को फ्लैश ट्री फार्म दिखाती है और कहती है कि तकूडो द्वारा बनाए गए औजारों की वजह से वो जल्द ही पहली फसल की उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद वो उन्हें उस पानी के स्रोत तक ले जाती हैं जो एल्व्स ने ढूंढा था, लेकिन इस बार वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग महसूस होता है। पानी भी काला हो चुका है और एमिली निराश है क्योंकि वो लगता है कि अब वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे पहले कि अटो बता पाती कि वो गलत क्यों है, तभी मोल्तार और जिया भी वहाँ पानी के स्रोत को देखने आ गए। वो एमिली से सहमत हुए कि पानी अब शायद इस्तेमाल करने लायक नहीं लग रहा, लेकिन फिर अटो ने घूंट लिया और उन्हें बताया कि पूरी तरह से पीने लायक है। उसने समझाया कि ये जगह अब अंधेरी और उदास इसलिए दिखती है क्योंकि ये माइनोग्रा का हिस्सा बन गई है। इसकी वजह एक फीचर है जिससे शापित भूभाग कहते हैं। तकूडो ने एल्व्स से गहरी सांस लेने को कहा और अचानक उन्होंने महसूस किया कि उनका दिमाग साफ हो रहा है और शरीर ऊर्जा से भर रहा है। अटो बताता है कि शापित इलाके में बुरे स्वभाव वाले जीवों को फायदा होता है और अच्छे या न्यूट्रल स्वभाव वाले जीवों को नुकसान होता है। क्योंकि डार्क एल्व्स अब माइनोग्रा का हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए वो अब बुरे स्वभाव वाले हो गए हैं, इसलिए ये पानी उनके लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। जिया जिसे उसे पीकर इसका सबूत देता है। फिर अटो कहता है कि जल्द ही पूरा जंगल शापित इलाके का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन तकूडो सोचता है कि ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि शापित इलाका बाकी जगहों से बहुत ज्यादा अलग दिखता है। मोल्तार भी इस बात से सहमत होता है और कहता है कि जब पूरा जंगल इतना अंधेरा हो जाता है कि उनके दुश्मन उन्हें आसानी से पहचान लेंगे। जिया फिर से सेना बनाने की मांग करता है, लेकिन मोल्तार और तकूडो उसे यकीन दिलाते हैं कि वो एक हीरो को बुलाने वाले हैं। मोल्तार कहता है कि उसे अभी भी समझ नहीं आया कि हीरो होता क्या है, तो अटो उसे एक उदाहरण से समझाने का फैसला करती है। वो अचानक अपनी पीठ से काले टेंटिकल्स बुलाती है जो आसपास के पेड़ों को एक झलक में काट गिराते हैं। अब हमें पता चलता है कि वो खुद एक हीरो है और अभी उसने अपनी पावर का सिर्फ 1% हिस्सा यूज किया। दोस्तों, हमने इस एनिमे को 3 पार्ट में किया है। कल आपको इसका 2nd पार्ट देखने को मिलेगा। आप सबसे पहले देख सकें इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं